नमस्कार, एसजीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने पूरे विश्व में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों पर अपनी नज़र बनाए रखी है और किन परिवर्तनों की आवश्यकता है भविष्य में, उस पर लगातार कार्य कर रही है। वास्तव में मानव सभ्यता का जब प्रारंभ हुआ, मानव धरती पर आया और उसने समाज का निर्माण किया, तब से समाज में संघर्ष प्रारंभ हुआ और वो संघर्ष लगातार जैसे जैसे समाज में जटिलता आती गई वैसे वैसे संघर्षों में भी जटिलता आती गई। और जब हम वर्तमान समय में, आधुनिक समय में आते हैं तो हम देखते हैं कि दो ऐसी त्रासदियां विश्व में हुई जिसने पूरे मानव सभ्यता को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना घटित हुई जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। उसके बाद जब उसका परिणाम, उसका प्रभाव लोगों ने देखा, जो विश्व में बड़ी शक्तियां थीं, महाशक्तियां थीं, जिनका प्रभाव था, उन्होंने इस विनाश को देखकर आपस में मिलकर बैठकर चर्चा करके यह निर्णय लिया कि कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए विश्व स्तर पर जो मानव समाज के इस संघर्ष को रोक सके, उसे एक बेहतर रास्ता दिखा सके। हम जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान संघर्ष में नहीं है, समस्या का समाधान संवाद में है और उस संवाद को स्थापित करने के लिए एक मंच की आवश्यकता थी और वह मंच वर्साय की संधि के बाद प्राप्त हुआ और उसकी स्थापना में एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वुडरो विल्सन, जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने उसको नाम दिया लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्देश्य से की गई कि भविष्य में दोबारा इस तरीके के महाविनाशकारी युद्धों को रोका जा सके और विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि इस संगठन की स्थापना के कुछ समय के बाद ही स्थितियां बदलने लगी और जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हो गया और वह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक भयावह था। उस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए और अंततः जब वह युद्ध अपने अंतिम अवस्था से गुजर रहा था, उसी समय जापान में 2 परमाणु विस्फोट हुए, एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में, 6 अप्रैल और 9 अप्रैल को, अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। एक का नाम था, जो पहला परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया गया, उसको लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं और जो नागासाकी में गिराया गया 9 अगस्त को, उसे हम फैटमैन के नाम से जानते हैं। और उसके विनाश को देखकर पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया कि युद्ध विनाश ला सकता है लेकिन विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकता। युद्ध के माध्यम से हम समस्याओं का अंत नहीं कर सकते। फिर से लोगों को ये लगा कि फिर से एक संवाद का ऐसा मंच तैयार होना चाहिए जो वैश्विक हो, जिसमें विश्व के समस्त देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। हम मिल बैठकर एक दूसरे के साथ चर्चा परिचर्चा करके समस्याओं का समाधान करें। और फिर से एक बार, और आप ये भी जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध हो गया। इसका मतलब यह है कि राष्ट्र संघ की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, वह उद्देश्य प्राप्त करने में वह संगठन पूर्णतया असफल रहा। तो जब वह संगठन असफल रहा तो फिर से, और वो असफल क्यों रहा, उसकी असफलता के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि उसकी स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका का था। और जब वह संगठन बना तो उसके चार्टर में ये लिखा गया कि इस पर जो देश हस्ताक्षर कर रहे हैं वह अपने देश के संसद से इसकी सदस्यता का अनुसमर्थन कराएंगे। और वुडरो विल्सन यूएसए की संसद से इसका अनुसमर्थन नहीं करा पाए, यानी कि जो देश उसकी स्थापना कर रहा वही मेंबर नहीं बना। यूएसए की संसद ने
अनुसमर्थन ही नहीं किया कि यूएसए राष्ट्र संघ का मेंबर बने। तो आप सोच सकते हैं कि जो जिसके दिमाग की उपज थी, जब वही उस संगठन से बाहर हो गया तो वैसे ही वह संगठन पंगु हो गया, कमजोर हो गया। तो इसलिए एक बड़ा कारण बना कि वह विफल रहा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में जिन उद्देश्यों के लिए उसका निर्माण किया गया था। खैर, ये राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना के बाद तक इसका अस्तित्व बना रहा। यूएनओ की स्थापना हम जानते हैं 1945 में हो गया। 1946 में आधिकारिक तौर पर राष्ट्र संघ को समाप्त घोषित कर दिया गया। तो हमारा मूल मुद्दा है यूएनओ कैसे बना, इसके पीछे का इतिहास क्या है, वो कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन से सम्मेलन हैं, बैठकें हैं, वो कौन से देश हैं जिन्होंने इसके निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, और इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से गठित किया गया और यह अपने उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त करने में सफल रहा। तो आप जानते हैं कि इसके लिए जो सबसे पहला कदम उठाया गया वह था सेंट जेम्स पैलेस है। ये आप देख रहे हैं, ये सेंट जेम्स पैलेस है, लंदन में है। यहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और यहाँ पर यह घोषणा की गई, जो राष्ट्र संघ की का लक्ष्य था, लगभग वैसी ही एक घोषणा की गई। कहा गया कि अस्थायी शांति का एकमात्र सच्चा आधार एक ऐसी दुनिया में स्वतंत्र लोगों का एक दुनिया ऐसी निर्मित की जाए जिसमें लोग स्वतंत्र हों और स्वतंत्र लोग स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए तैयार हों। एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जाए जिसमें मैक्सिमम लोग या सभी लोग स्वतंत्र हों और वह स्वतंत्र लोग स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए तैयार हो। जैसे राष्ट्र संघ में हमने देखा जो वर्साय की संधि हुई, वह आप कहें कि प्रेशर क्रिएट करती थी हारे हुए राष्ट्रों के ऊपर कि आपके ऊपर ये शर्तें हैं और इन शर्तों का आपको अनुपालन करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वही दूसरे विश्व युद्ध का कारक बन गई। तो इस बार इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि हमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, किसी को बाध्य नहीं करना है कुछ करने के लिए। जो हमारे साथ जुड़े वो स्वतंत्रता पूर्वक और स्वेच्छा से जुड़े। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें आक्रामकता के खतरे से मुक्त होकर सभी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब ये गठन हुआ 1945 में, जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे पहले प्रयास किया गया, इसलिए जब यूएनओ अस्तित्व में आया तो आप देखेंगे कि 1945 से लेकर लगभग 1960 तक दुनिया के मैक्सिमम देश स्वतंत्र हो गए, क्योंकि यूएनओ इस चीज़ पर अडिग था। खास तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, आप जानते हैं कि जब उसमें हमने वुडरो विल्सन का नाम लिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना में जो सबसे बड़ा योगदान था उसमें भी अमेरिका का योगदान सबसे ज़्यादा था। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने का, जो इसी लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए राष्ट्र संघ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से भटक गया था। तो एक दूसरा जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई यूएनओ की स्थापना में, वह था अटलांटिक चार्टर, जो 14 अगस्त 1941 को हुआ। यह इसको अटलांटिक चार्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अटलांटिक महासागर में हुआ था, जिसमें विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट दोनों लोग उस समय समुद्री जहाज से सफर कर रहे थे, अटलांटिक महासागर में थे। तो उसी समुद्र के बीच में बैठकर ये समझौता हुआ, उस पर हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए इसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा यह चार्टर हस्ताक्षरित किया गया और यह कहा गया कि यह जो कब्जे वाले देश हैं, यानी कि जो औपनिवेशिक देश हैं, जिन पर जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, यूरोपीय देश थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था, अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था। जब कब्जे वाले देश की बात यहाँ की जा रही है, ये उन्हीं देशों की बात की जा रही है। कोई
ब्रिटेन का उपनिवेश था, कोई फ्रांस का था, कोई स्पेन का था, कोई पुर्तगाल का था, कि जो बना रखा था, कब्जा अपना जमा रखा था, उसी की बात की जा रही है कि ऐसे देश जो कब्जे वाले हैं, उपनिवेश हैं, के लिए आशा का संदेश था और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित विश्व संगठन का वादा करता था। यानी कि यह संगठन कैसा होगा, इसका सार्वभौमिक सिद्धांतों पर यह आधारित होगा। और जो कब्जे वाले देश हैं, इनके लिए आशा का संदेश क्या था? इनके लिए आशा का संदेश था कि हम स्वतंत्रता और स्वेच्छा, इनको इम्पोर्टेंस देंगे, ये महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए जो देश परतंत्र हैं उनको स्वतंत्र किया जाएगा और उनको कतई बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप संगठन के साथ जुड़ें। अगर आपकी इच्छा है, आप स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं, तो आप संगठन के साथ आएं और मिलकर हम काम करें। तो कोई बाध्यता नहीं है। और चूंकि परतंत्र व्यक्ति या परतंत्र राज्य स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता, तो जो ये आशा की किरण हमको दिखती है वो यहीं से दिखती है। हम स्वतंत्रता और स्वेच्छा की बात कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता और स्वेच्छा ये दिखाती है कि औपनिवेश जो ये शक्तियां हैं, इनके अधिकारों से अन्य कब्जे वाले देशों को मुक्त किया जाएगा। और इस पर रूजवेल्ट एकदम स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे कि जब तक इस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं करेंगे, औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्र नहीं करेंगे, तब तक हम इस प्रकार के संगठन का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण तैयार कर सके। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र घोषणा। ये तो वास्तव में 1 जनवरी 1942 को हुआ, लेकिन इसकी घोषणा जो हुई वो संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद हुई। संयुक्त राष्ट्र में ये घोषणा हमको दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा कहते हैं। क्योंकि 1942 में संयुक्त राष्ट्र तो अस्तित्व में ही नहीं था, तो आपके मन में आएगा कि इसको संयुक्त राष्ट्र घोषणा क्यों कहते हैं जब वो बना ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बन तो पहले गया था, लेकिन इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद, अस्तित्व में आने के बाद इसकी घोषणा की गई थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत संघ से मैक्सिम लिटविनोव और चीन के टीवी सुंग, इनके अलावा 22 अन्य देश भी थे। ये 4 मुख्य देश थे जो इसके निर्माण में या इस घोषणा पत्र के निर्माण में कार्य कर रहे थे। इनके अलावा 22 अन्य देश थे। और आपके लिए ये गर्व का विषय है कि उन 22 मुख्य देशों में हमारा देश भारत भी सम्मिलित था, है ना, भारत भी सम्मिलित था। तो इसमें यह स्वीकार किया गया कि अटलांटिक चार्टर में जो हम कह रहे थे कि हम कब्जे वाले देशों को मुक्त करेंगे, सबको स्वतंत्र करेंगे, सबको अपनी इच्छा से कार्य करने का अवसर देंगे, तो उसी घोषणा की बात की जा रही कि अटलांटिक चार्टर को इसमें स्वीकार किया गया कि हम वास्तव में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे कार्य करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है मास्को घोषणा, जो 30 अक्टूबर 1943 को हुआ। इसमें यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएसए अमेरिका, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ और चीन, ये 4 देशों ने मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। ये मास्को की सीन है और ये वहाँ का झंडा है, इसको आप पहचानते जाइए। जो सम्मेलन जिस देश में हुआ है, मैंने प्रयास किया कि वह स्थान और उस देश का फ्लैग वो आपके सामने आए ताकि आप जान सकें थोड़ा सा अतिरिक्त, हाँ, आप उन चीज़ों से परिचित हो सकें। तो जो हुआ मास्को सम्मेलन, तो उसमें जो ये कार्य आगे बढ़ा, तो कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सभी शांति प्रिय राज्यों की संप्रभु समानता, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। संप्रभु समानता, संप्रभु समानता से क्या तात्पर्य है कि राज्य छोटा हो या बड़ा, राज्य धनवान हो या गरीब, विकसित हो या अल्प विकसित या विकासशील, उसकी स्थितियां कुछ भी हैं, सबकी संप्रभुता एक समान होगी। यानी कि सबका महत्व एक के बराबर होगा। जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं, हमने वयस्क मताधिकार स्थापित किया, तो हमने कहा एक व्यक्ति एक वोट। अब वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो जब हम संप्रभु समानता की बात करते हैं तो हम उसी स्थिति की बात कर रहे होते हैं कि कोई राज्य छोटा है या बड़ा है, इससे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो ये संगठन बनेगा इसके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, सब इसमें सम्मिलित हों और विश्व में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने में अपना अपना योगदान दें, अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें। इसके बाद एक और सम्मेलन हुआ, वह हुआ तेहरान सम्मेलन। यह हुआ दिसंबर 1943 में। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के शासक जोसेफ स्टालिन, इन्होंने एक रणनीति तैयार की कि हम युद्ध को कैसे जीतें। आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब धुरी राष्ट्र युद्ध में ज़्यादा शक्तिशाली दिख रहे थे। जर्मनी अकेले पूरा तहलका मचाए हुए था यूरोप में, और एशिया में जापान को टक्कर देने वाला कोई देश नहीं दिख रहा था। तो ऐसी स्थितियों में तेहरान सम्मेलन जो ईरान में है, तेहरान ईरान की राजधानी है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व के 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ इकट्ठा हुई। इन्होंने उस पर चर्चा किया और यह आपस में एक प्लान तैयार किया कि हम इस युद्ध को कैसे जीत सकते हैं, इस युद्ध में कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इनका मतलब मित्र राष्ट्रों से है ना। तो आगे इसमें जो महत्वपूर्ण बात कही गई वह यह कही गई कि हमें यकीन है कि हमारा समझौता एक अस्थायी शांति जीतेगा, यानी कि जब हम जीत प्राप्त करेंगे उसके बाद जो शांति की स्थापना होगी वह अस्थायी होगी, वह राष्ट्र संघ जैसी नहीं होगी। हम पूरी तरह से मानते हैं कि हम और संयुक्त राष्ट्र, मतलब देश और संयुक्त राष्ट्र वह संगठन पर एक ऐसी शांति स्थापित करने की सर्वोच्च जिम्मेदारी है जो दुनिया के लोगों के विशाल जनसमूह की सद्भावना को जीतेगी। यानी सद्भावना जीतने से तात्पर्य है, जैसे हम कहते हैं कि हम लोगों का दिल जीतें, है ना। अगर हम लोगों का दिल जीतेंगे तो वो हमारे साथ ज़्यादा बेहतर ढंग से जुड़ पाएंगे, तो जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत मजबूत होगी। कुछ ऐसी ही चर्चा की जा रही है कि हम दुनिया के लोगों के विशाल जनसमूह की सद्भावना को जीतेंगे और कई पीढ़ियों के लिए युद्ध के अभिशाप और आतंक को खत्म करेंगे। यानी कि इस संगठन के निर्माण के पीछे मूल उद्देश्य क्या था कि दोबारा दुनिया में इतना भयानक युद्ध ना हो, बल्कि युद्ध हो ही ना, हम आपस में एक मंच तैयार करें जिस पर बैठकर हम संवाद करें और संवाद के माध्यम से सभी देश अपनी समस्याओं का समाधान करें। हाँ, लड़कर कभी समाधान संभव नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा था, क्योंकि इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे थे और समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। इसके आगे डम्बर्टन ओक्स प्रस्ताव। डम्बर्टन जो है ये एक क्या है, ये एक प्राइवेट हवेली है जो अमेरिका में है ना। अमेरिका का झंडा है ये, आप जान सकते हैं डम्बर्टन अमेरिका में है, और डम्बर्टन ओक्स क्या है, इस हवेली का नाम है। ठीक, इस हवेली में बैठकर एक सम्मेलन हुआ, इसलिए उस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया, डम्बर्टन ओक्स प्रस्ताव, है ना। ये 7 अक्टूबर 1944 को हुआ। इसमें फिर से ये 4 महत्वपूर्ण देश सम्मिलित हुए, सोवियत संघ, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। विचार विमर्श के बाद चारों राष्ट्रों ने सभी सहयोगी सरकारों के समक्ष नए संगठन की संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि जो संगठन हम बनाने जा रहे हैं उस संगठन की संरचना कैसी होगी, है ना। उसका एक रूपरेखा लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, और जब वह प्रस्तुत किया गया तो बताया गया कि जो संगठन होगा उसके प्रमुख रूप से 4 अंग होंगे, है ना। पहला क्या होगा, पहला अंग होगा महासभा। तो महासभा क्या होगी, इसमें जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होंगे वह सभी महासभा के सदस्य होंगे। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता, विश्व लघु कहा जाता है कि ये दुनिया का छोटा रूप है जिसमें दुनिया के सभी देशों के प्रतिनिधि आकर बैठते हैं और दुनिया के समस्याओं के बारे में, जैसे अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन में भी इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका हर क्षेत्र में यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनका मूल उद्देश्य क्या था,
शांति और सुरक्षा स्थापित करना। बाकी इनके पास सैकड़ों एजेंसियां हैं जो अलग अलग मुद्दों पर कार्य कर रही हैं। तो क्या हुआ, महासभा की स्थापना की गई और कहा गया कि सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी, यानी कि जितने यूएनओ के सदस्य होंगे वह सभी महासभा के सदस्य होंगे। वर्तमान समय में यूएनओ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है ना, 193 देश हैं, यानी कि महासभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, या आपसे पूछ लिया महासभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, जवाब सेम है। दूसरा जो इसका महत्व, तो ये एक निकाय हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण निकाय जो था या अंग, वह क्या था? सुरक्षा परिषद थी, है ना, सुरक्षा परिषद थी। और यह 11 सदस्यीय थी। इसमें कुल 11 सदस्य थे, 5 अस्थायी सदस्य थे जिनमें यूएसए, यूके, यूएसएसआर और चाइना, इनके अलावा फ्रांस, है ना। ये 5 इसके अस्थायी सदस्य बने। अस्थायी सदस्य मतलब इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो अनंत काल तक है। और इसके 6 अन्य सदस्य बनाए गए, और ये 6 सदस्य वो थे जिनका चुनाव 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। तो अगर हम पूछे वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, ये तो वो प्रस्ताव था जो डम्बर्टन में पेश किया गया था। वर्तमान समय में कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो 5 के 5 सदस्य हैं जिनको यह सदस्यता प्राप्त है। ये इसकी संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई। और महासभा प्रत्येक इनकी, और इनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। हर साल इसमें से 5 सदस्य बाहर होते हैं और 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जोड़े जाते हैं। हर साल 5 बाहर जाएंगे, 5 अंदर आएंगे। इनकी 10 सदस्य संख्या होगी और 2 वर्ष के लिए ये कार्य करेंगे। और यह इन सदस्यों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का महासभा द्वारा अनुमोदन करके किया जाता है। सुरक्षा परिषद एक प्रस्ताव पारित करती है कि इनको सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया जाए। महासभा जब उस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो उनकी नियुक्ति हो जाती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अंग था वो था संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। आप जानते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट के कार्य होते हैं, जितने भी लिखत पढ़त के कार्य होते हैं, वह सभी सचिवालय के माध्यम से होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय तीसरा उसका महत्वपूर्ण अंग था। और इसका हेड कौन होता है? सचिवालय का हेड क्या कहलाता है? महासचिव, है ना, क्या कहलाता है? महासचिव। महासचिव इस समय वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान समय में महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस, है ना, ये वर्तमान में महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इनके पहले बान की मून थे जो कोरिया गणराज्य से आते थे। पहले महासचिव त्रिगवेली थे जो नॉर्वे से आते थे। और एंटोनियो गुटारेस कहाँ से आते हैं? पुर्तगाल से आते हैं। वेरी गुड। अगला जो महत्वपूर्ण अंग है वह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह एक ऐसा अंग है, इसमें कुल 15 सदस्यीय है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कि इसके कुल जजों की संख्या कितनी है? 15 है। और इनका कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है ना, ये 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और यह एक ऐसा अंग है, बाकी जितने अंग हैं इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? इन सभी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। पहले उसको हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, अब उसका नया नाम परिवर्तित होकर नीदरलैंड हो गया है। तो
आपको बस याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय चेंज है, बाकी जितने भी इसके अंग हैं उन सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्लियर। अब बात आती है न्यास परिषद की। तो न्यास परिषद को मैंने एक अलग कलर में इसलिए लिखा कि आप ये जाने कि यह यूएनओ के जो 4 महत्वपूर्ण अंग बताए गए उनमें सम्मिलित नहीं है। यह क्या है? यह वास्तव में सुरक्षा परिषद के अधीन कार्य करती है। न्यास परिषद सुरक्षा परिषद के अधीन कार्य करती है और सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य ही इसके सदस्य होते हैं, है ना। न्यास परिषद और ये कार्य क्या करती है? यह कार्य करती है वित्त का जो बंटवारा होता है, जो आर्थिक निर्धारण होता है, वह सभी कार्य करती है। और विश्व में ऐसे देशों में जहां अशांति है, शांति सेना भेजना है या इस तरीके का कोई कार्य करना है, तो वहां पर न्यास परिषद निर्णय लेती है और कार्य करती है। आप जानते हैं जैसे भारत जो है वो शांति सेना भेजने वाले देशों में प्रमुख देश है ना। हमने अफ्रीकी महाद्वीप में बहुत सारे देशों में जहां गृह युद्ध चल रहा था, जहां अशांति फैली हुई थी, ऐसे देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जाकर हमने वहां शांति स्थापना का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण रोल अदा किया है शांति स्थापित करने में। तो न्यास परिषद वास्तव में एक स्वतंत्र निकाय नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा परिषद के अधीन कार्य करने वाली निकाय है और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य ही इसके मेंबर होते हैं। दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है यह किसके अधीन कार्य? ये भी स्वतंत्र निकाय नहीं है। यह किसके अधीन कार्य करती है? महासभा के अधीन, है ना। इसलिए मुख्य रूप से 4 अंग हैं, लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं तो हमको बताया जाता है 6 अंग हैं, है ना, क्योंकि हम इनको अलग अलग जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों किसी के अधीन हैं, किसी के अधीन कार्य करने वाले अंग हैं, स्वतंत्र अंग के रूप में कार्य नहीं करते हैं। और जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, यह क्या कार्य करती है? यह कार्य करती है जितने भी सामाजिक और आर्थिक कार्य होते हैं पूरे विश्व में यूएनओ द्वारा, जैसे यूनिसेफ है ना। यूनिसेफ क्या कार्य करती है? बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करती है। यूनेस्को जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करती है ना। जैसे मजदूर वर्ग हैं, उनके लिए एक संगठन बनाया गया ILO, है ना, ILO। इस तरीके के ILO है, WHO है, WTO है, ये बहुत तरीके के एजेंसियों का निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन किया गया है और वो सभी संगठन विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये मुख्य रूप से 4 अंग हैं, लेकिन अगर हम विस्तार से देखें या इनको अलग कर दें तो हम इनके 6 अंग को पाते हैं, न्यास परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को, अगर हम अलग अलग अध्ययन करते हैं तो। इसके बाद एक सम्मेलन हुआ, याल्टा सम्मेलन 11 फरवरी 1945 को। इस सम्मेलन ने घोषणा की कि सुरक्षा परिषद का प्रश्न हल हो गया था, यानी कि सुरक्षा परिषद एक बड़ा विवादित मुद्दा है और उसमें के विवाद का कारण था उनकी शक्तियां, उनको और खास तौर से उनको प्रदान की गई वीटो की शक्ति, यह एक विवाद का कारण है। और आप जानते हैं यूएनओ के सुरक्षा परिषद में अब तक लगभग 293 बार वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किसने किया? रसिया ने किया, और उसमें भी भारत के लिए उसने कई बार प्रयोग किया। और ये वीटो भी 2 स्टेज पर कार्य करता है, एक निर्णय लेते समय और दूसरा प्रक्रियात्मक वीटो कहलाता है कि अगर ये 5 अस्थायी सदस्य चाहें तो आप प्रक्रिया के समय ही उस पर वीटो कर सकते हैं, वह मामला आगे ही नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो निर्णय लेते समय भी वीटो किए जाएंगे। वीटो एक नकारात्मक अधिकार है कि अगर 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई भी एक नकारात्मक वोट करता है यानी वीटो करता है तो फिर वह मामला वहीं समाप्त माना जाएगा, उस पर आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होगी। क्लियर? और यह एक आप कह सकते हैं कि यूएनओ का कमज़ोर पक्ष रहा है। यूएनओ अपने बहुत सारे लक्ष्यों से पीछे छूट गया क्योंकि ये 5 अस्थायी सदस्यों के ऊपर वह निर्भर हो जाता है और जहां इनके हित प्रभावित होते हैं वो अपने हित के लिए वीटो का प्रयोग
करते रहते हैं। तो खैर याल्टा सम्मेलन हुआ ये 1945 में। ये माना गया कि भैया अब ये समस्या हल हो गई है, 5 अस्थायी सदस्यों की और 6 अस्थायी सदस्यों के संबंध में निर्णय ले लिया गया है। ठीक, फिर ये सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को मतलब अमेरिका में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन का भी आह्वान किया। यानी कि याल्टा सम्मेलन में ही सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आह्वान किया गया था और संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की है। सम्मेलन का उद्देश्य डम्बर्टन ओक्स की औपचारिक बातचीत में प्रस्तावित लाइनों के अनुरूप ऐसे संगठन का चार्टर तैयार करना था। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। चार्टर का मतलब संविधान, किसी संगठन का संविधान कि वह कैसे कार्य करेगा, उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे। कहा गया कि हम सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगे तो इस पर कार्य करेंगे। आगे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का है, अमेरिका में हुआ, 1945 में हुआ और यह सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चला। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इन 50 देशों के प्रतिनिधियों में फिर से हमारा भारत शामिल था। तो आप जान सकते हैं कि यूएनओ के निर्माण में भारत की भूमिका हर कदम पर महत्वपूर्ण रही है, भले ही हम उस समय एक स्वतंत्र देश नहीं थे। तो इसमें 50 देश के प्रतिनिधि एकत्र हुए और वो ऐसे देश थे जो दुनिया के लगभग 80% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जिसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता, मतलब आधिकारिक तौर पर, मतलब जो लिखित में है, जो आधिकारिक तौर पर कहा गया, वैसे तो हम सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कहते हैं क्योंकि यह सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। लेकिन उस सम्मेलन का नाम क्या था? उस सम्मेलन का नाम था अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो यूएनसीआईओ का मुख्य उद्देश्य नए संगठन यूएनए के लिए चार्टर तैयार करना था। जैसा हम लोगों ने कहा कि याल्टा सम्मेलन में कहा गया कि भाई सब कुछ तैयार है, अब बस नियम कानून बनाने की आवश्यकता है, इस संगठन का एक संविधान या चार्टर तैयार कर दिया जाए। तो यहाँ पर चार्टर तैयार करना था और इस चार्टर को तैयार करने में यूएनओ का समय कितना लगा? 2 महीने का समय लगा। 25 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को, ये गलत है, ये है ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस है ना, ओपेरा हाउस में सर्वसम्मत से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पारित किया गया। यानी कि सभी जितने देश थे, जितने देशों के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, सब ने उसको सर्वसम्मत से स्वीकार किया। अगले ही दिन वेटरन्स मेमोरियल हॉल जगह है के सभागार में प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गया। तो यह इस तरीके से ये पूरा एक प्रक्रिया थी, ये इतिहास था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कैसे हुआ, कैसे यह संगठन अस्तित्व में आया, किन देशों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे तो आप देखते हैं 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन एक्चुअल में इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। 51 में 91वां देश कौन था? ये पोलैंड था, है ना। पोलैंड उस समय वहाँ उपस्थित नहीं हो सका था, इसलिए उसके लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया था और उसने बाद में आकर हस्ताक्षर किया था। तो ऐसे तो हस्ताक्षर उस दिन कितने लोगों ने किया? 50 लोगों ने किया था, लेकिन वो जगह उसमें 51 की थी, पोलैंड उस दिन उपस्थित नहीं था, तो इसलिए उसने बाद में। तो अगर हम कहें कि संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के जो मूल सदस्य थे वो कितने थे? 51, है ना। पोलैंड भी उसमें सम्मिलित है। बस उसने कितने ने हस्ताक्षर किया अगर पूछा जाएगा तो हम 50 बताएंगे, लेकिन सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 51 थी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग सोचते हैं हस्ताक्षर 50 किए तो 51 कैसे हो गए।
तो कैसे हो गए? क्योंकि वो उपस्थित नहीं था, उसने साइन नहीं किया था, लेकिन वह उसका पार्ट था, उसका हिस्सा था। अब बात आती है कि जिस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए? तो वास्तव में ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम लोग विस्तार से किसी और दिन चर्चा करेंगे कि क्या यूएनओ प्रासंगिक है या उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। जैसे आप देखेंगे कि उसका एक अंग मैंने नाम लिया था न्यास परिषद। न्यास परिषद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, अब न्यास परिषद अस्तित्व में नहीं है, न्यास परिषद खत्म हो चुका है। तो वर्तमान समय में मुख्य रूप से यूएनओ के कितने अंग कार्य कर रहे हैं? 5, क्योंकि न्यास परिषद अब कहीं पर गृह युद्ध चल नहीं रहा, कहीं पर शांति सेना भेजी नहीं जा रही, इसलिए उसका जो कार्य था, जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो खत्म हो गई, इसलिए न्यास परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो हम लोग इसकी प्रासंगिकता पर किसी अगले दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक